हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर पैलेटल सील, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग नोट का पार्ट हो सकता है, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, वाइवा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्टीरियर पैलेटल सील, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड पोस्ट डैम और पोस्टीरियर पेरिफेरल सील। It is soft tissue along the junction of the heart and the soft palate on which pressure within the physiologic limits of the tissue can be applied by the denture to aid in the retention of the denture. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये कहाँ पर होती है? जंक्शन ऑफ द हार्ट एंड सॉफ्ट पैलेट। ये जो हार्ट एंड सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन पर रहती है, जिस पर डेंचर जो है प्रेशर अप्लाई कर सकता है विद इन द फिजियोलॉजिक लिमिट। और ये मेनली क्या हेल्प करती है? रिटेंशन करवाती है डेंचर का। तो पोस्टीरियर पैलेटल सील का मेन फंक्शन है रिटेंशन करवाना डेंचर का। अगर इसे हम प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो डेंचर जो होगा या तो वो लूज होगा या वो बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा। पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर इसे प्रॉपरली रिकॉर्ड करें तो ये रिड्यूस करता है गैग रिफ्लेक्स को, और फूड जो हम खाना खाते हैं वो उनके पार्टिकल्स भी डेंचर के बीच में और हार्ट पैलेट के बीच में वहाँ पर गैप की वजह से नहीं जाते हैं। तो ये प्रॉपरली उस जगह पर जाकर एक सील प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से डेंचर को रिटेंशन मिलता है। While recording the post dam or posterior palatal seal, the patient head should be tilted downward by 30 degree. 30 डिग्री पे पेशेंट का हेड जो होना चाहिए वो टिल्ट होना चाहिए जब भी हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए कि ये कहाँ पर है? हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट पर के जंक्शन पर है, और इसके ऊपर डेंचर जो है प्रेशर अप्लाई कर सकता है विद इन फिजियोलॉजिक लिमिट टू एड रिटेंशन ऑफ द डेंचर। ठीक है। व्हेन द सील विल फेल, फेलियर ऑफ सील इन पोस्टीरियर पैलेटल एरिया इफ अंडर एक्सटेंडेड डिस्टल डेंचर बॉर्डर। अगर यहाँ पर डेंचर बॉर्डर अगर अंडर एक्सटेंडेड है तो पोस्टीरियर पैलेटल एरिया पे सील प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, या फिर हम इसे बहुत ज़्यादा डीपली रख देंगे तब भी डेंचर का डिस्प्लेसमेंट होगा एंटीरियरली। तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर सील जो है वो प्रॉपरली हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे और हमारा डेंचर जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। नाउ पोस्टीरियर पैलेटल सील इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। 2 रीजन्स रहते हैं। ठीक है। हमने ये बोला कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा पोस्टीरियर पैलेटल सील का एरिया है। ठीक है। तो सबसे जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है वो है हमारा सबसे पहला टेरिगो मैक्सिलरी सील। ठीक है। तो कहाँ पर है यहाँ पर ये टेरिगो मैक्सिलरी सील एरिया? ये है हमारा। ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है हमारा पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया। ये हमारा पार्ट जो है ये टेरिगो मैक्सिलरी सील एरिया है, और इसके बीच का जो पार्ट है वो हमारा पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया है। ठीक है। तो एक पूरे बॉर्डर की तरह ये एक सील बना देती है जिससे रिटेंशन हमें मिलता है। तो टेरिगो मैक्सिलरी सील एरिया इट एक्सटेंड्स अक्रॉस द हेमुलर नॉच। देखिए यहाँ पर ट्यूब्रोसिटी के इस तरफ यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है। जो कि मेनली एपोन्यूरोसिस और बिल्कुल सॉफ्ट फाइबर्स और इनसे बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो ये नॉच रहती है, ठीक है, ये जो नॉच है ट्यूब्रोसिटी के जस्ट बिहाइंड, तो ये इसके अक्रॉस जो है ये टेरिगो मैक्सिलरी सील एरिया हमारा रहता है। इट एक्सटेंड्स एंटीरियोलेटरली टू एंड। कहाँ पे जाता है ये? एंटीरियर जाता है और लेटरल जाता है। एंड एंड कहाँ पर होता है? ये म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी रिज। ये जो हमारी मैक्सिलरी रिज है इसके पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर ये एंड हो जाता है।
ठीक है। अब एक एरिया हमारा टेरिगोमैक्सिलरी सील एरिया ये हो गया, दूसरा हमारा टेरिगोमैक्सिलरी सील एरिया ये हो गया। अब जो हमारा पोस्ट पैलेटल सील एरिया है वो कौन सा है? इट इज द पार्ट विच एक्सटेंड बिटवीन द टू मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी। ये दो मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी के बीच में जो ये पार्ट जा रहा है ये हमारा पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया है। तो अगर हमें कोई भी पूछेगा कि पोस्टीरियर पैलेटल सील के क्या दो रीजन हैं, तो हमें बताना है टेरिगोमैक्सिलरी सील एरिया एंड पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है? नाउ वाइब्रेटिंग लाइन, ठीक है, वाइब्रेटिंग लाइन को देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला हमारा एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है ना। तो ये जो एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है ये हमारी बो शेप या क्यूपिड बो शेप की है। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन एट द जंक्शन बिटवीन इमूवेबल टिश्यूज over the hard palate and movable tissues of the soft palate, slightly movable tissue। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा, ये हमारी एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है और ये जो है ये हमारी पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है ना। तो ये कहाँ पे होती है एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन? ये हमारा हार्ड पैलेट है जो कि इमूवेबल है, और उसी के यहाँ पे ये नीचे जो सॉफ्ट पैलेट है हमारा वो स्लाइटली मूवेबल है ना, ज़्यादा मूवेबल नहीं है, बिल्कुल स्लाइटली मूवेबल है। तो ये हो गई हमारी एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। और इसे हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप प्रोनाउंस कीजिए आह इन अ शॉर्ट विग्रस बर्स्ट, मतलब एकदम तेज से हम उसे बोलने के लिए बोलते हैं। जब पेशेंट इस तरीके से अपना वर्ड प्रोनाउंस करता है तब जो लाइन हमें मिलती है जंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द सॉफ्ट पैलेट पर, वो हमारी एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है। और दूसरा मेथड इसको रिकॉर्ड करने का क्या है? वल्सल्वा मैनोवर। इसमें क्या रहता है वल्सल्वा मैनोवर में कि हम दोनों नॉस्ट्रल्स पेशेंट को बंद करने के लिए बोलते हैं। आप इसे खुद पर भी इमेजिन करके देख सकते हैं। जब पेशेंट अपने दोनों नोस्ट्रल्स को बंद करता है और हम पेशेंट को बोलते हैं उन्हीं नोस्ट्रल्स से आप एयर को बाहर निकालिए, जबकि वो बंद हैं, हम उन्हें बोलते हैं, जब वो ऐसे बाहर निकालता है तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है तो हमें ये वाइब्रेटिंग लाइन जो है वो हार्ड और सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन पर हमें रिकॉर्ड करने के लिए मिलती है। ठीक है, और ये कैसी होती है? हमारी बो शेप की होती है एंड क्यूपिड शेप की होती है। ऐसा हमें इसलिए लेना होता है इसे, और ताकि हम ये जो यहाँ पर फोविया पैलेटिनी जो रहते हैं यहाँ पर, उनको हमें प्रोटेक्ट कर कर रखना होता है। इसलिए मोस्टली इसका जो शेप होता है वो बो और क्यूपिड शेप का आता है। ठीक है, नाउ पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन अगर हम देखते हैं तो ये भी इमेजिनरी लाइन है, इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। अब ये कहाँ पे होती है? ये तो हार्ड और सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन पे है, बट ये एट द जंक्शन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, ये पूरी सॉफ्ट पैलेट पे, बट उस सॉफ्ट पैलेट पे है जो कि लिमिटेड मूवमेंट शो कर रहा था। देखिए यहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट ही तो था, और यहाँ पर जो सॉफ्ट पैलेट पे वो मार्क्ड मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें मार्क्ड मूवमेंट मिल रहा है और यहाँ पर जो है वो लिमिटेड मूवमेंट पे मिल रहा है। उसी लिमिटेड मूवमेंट पर ये हमें जो है, ये जो लाइन हमें मिल रही है ये जंक्शन पर, मार्क्ड मूवमेंट और लिमिटेड मूवमेंट की ये जो जंक्शन पे हमें लाइन मिल रही है, तब हम इसे पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन कहते हैं या उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन सॉफ्ट पैलेट पे है, पर जंक्शन किसका है? जहाँ पर सॉफ्ट पैलेट लिमिटेड मूवमेंट शो कर रहा है और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड मूवमेंट शो कर रहा है। और इसे भी हम आह करके ही रिकॉर्ड किया जाता है। आस्किंग पेशेंट को हम बोलते हैं कि तुम्हें ये वर्ड प्रोनाउंस करना है, बट यहाँ पर देखिए हम उसे विग्रस बर्स्ट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उतना मतलब तेज बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। पेशेंट सॉफ्टली भी प्रोनाउंस कर सकता है, तो हम वहाँ पर उस जगह पर मार्क कर सकते हैं। तो ये वाइब्रेटिंग लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, और ये पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया के
बॉर्डर्स पर हमें देखने को मिलती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम पोस्टीरियर पैलेटल सील को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है कन्वेंशनल मेथड, दूसरा हमारा है फ्लूइड वैक्स टेक्निक, तीसरा है हमारा आर्बिट्री स्क्रैपिंग ऑफ मास्टर कास्ट और लास्ट है हमारा एक्सटेंडेड पैलेटल टेक्निक। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइड वैक्स टेक्निक तो अपने आप में एक शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग नोट में आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी कन्वेंशनल मेथड है और आर्बिट्री स्क्रैपिंग ऑफ मास्टर कास्ट एंड एक्सटेंडेड पैलेटल टेक्निक। एक वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सेकेंडरी इम्प्रेशन ले लिया पेशेंट का और फिर हमने मास्टर कास्ट को भी पोर कर दिया। ठीक है, मास्टर कास्ट को हमने यहाँ पोर कर दिया और उसके ऊपर हमने ट्रे भी बना दी है। ठीक है, किसकी बना दी है, शेलेक बेस प्लेट की या फिर हमने रेजिन की ट्रे बना दी है। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि उसे रिंस करना है एस्ट्रिंजेंस से, ताकि कोई भी उस जो डर्ट है या इम्प्योरिटीज है वो हट जाए। देन हम पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया को हम ड्राई करेंगे गॉज से। ठीक है, फिर हम टी बर्निशर लेंगे या माउथ मिरर लेंगे। देखिए ये टी बर्निशर का शेप है, यहाँ पर एक एंड पर बॉल होता है, दूसरा फ्लैट एंड होता है। ठीक है, या फिर हम इस जगह पर माउथ मिरर भी ले सकते हैं। वहां पर हम रखने के बाद में क्या पैल्पेट करेंगे, हेमुलर प्रोसेस को, है ना। हम यही तो देख रहे थे, यहाँ पर हेमुलर नॉच थी पोस्टीरियर टेरिगोमैक्सिलरी सील एरिया में, है ना। टेरिगोमैक्सिलरी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सेम चीज़ है। तो यहाँ हमने टी बर्निशर को रख दिया, हेमुलर नॉच को, हेमुलर प्रोसेस को हमने पैल्पेट किया जो कि बहुत सॉफ्ट है। एंड इस जगह पर हमने क्या किया, मार्किंग की इंडेलिबल पेंसिल से, है ना। इंडेलिबल पेंसिल का क्या मतलब हुआ, जो कि सलाइवा से जिसकी मार्किंग हट ना सके, ऐसी हमने पेंसिल से हमने वो मार्क कर दिया हेमुलर प्रोसेस के वहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे मार्क कर दिया। उसके बाद में हमने पेशेंट को बोला आह प्रोनाउंस करने के लिए। जब पेशेंट आह प्रोनाउंस करेगा, ठीक है, तो हमें पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन यहाँ पर मिलेगी और उस पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन को हम इस वाले हेमुलर प्रोसेस वाली लाइन से जोड़ देंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ डेंचर। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम जो कन्वेंशनल मेथड कर रहे हैं वो मास्टर कास्ट पोर करने के बाद जो हमने ट्रे बनाई है उस पर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ डेंचर के लिए पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन हमारी रिकॉर्ड हो गई है। अब हमें एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन करना है। उससे प्लेट बनाई हमने, उसको हम जो ट्रायल बेस है या जो भी हमारे जो हमने बेस प्लेट बनाया है या रिकॉर्ड बेस है, उसे हमने पेशेंट के माउथ में इंसर्ट कर दिया ताकि वो जो मार्किंग हमने पेंसिल से करी थी वो इस ट्रायल बेस पर आ जाए। ठीक है, पेशेंट के माउथ के अंदर हमने मार्किंग करी थी, फिर हमने ट्रायल बेस को अंदर दिया, तो ट्रायल बेस पे सारी मार्किंग आ गई। नाउ दिस ट्रायल बेस इज सीटेड ऑन द मास्टर कास्ट। हमने यही तो किया, रख दिया। रखने के बाद में उस मार्किंग को हमने मास्टर कास्ट पे ट्रांसफर कर लिया। ये हम अभी तक हमने सिर्फ पोस्टीरियर बॉर्डर को किया है। अब हम क्या करेंगे, जो पोस्टीरियर बॉर्डर हमें जो ट्रायल बेस की मिली है उसे हम ट्रिम करेंगे अगर वो ओवर एक्सटेंडेड है, और री इंसर्ट करके हम चेक करेंगे पेशेंट के माउथ में जब तक हमें करेक्ट लेंथ न मिल जाए। किसकी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ डेंचर। क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड कर देंगे तब भी गैग रिफ्लेक्स रहेगा और वो जो है वहाँ पर नहीं रहेगा, और एग्जैक्ट अगर हम हेमुलर नॉच या हेमुलर प्रोसेस के वहाँ पर रख देंगे तब भी पेशेंट को पेनफुल रहेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो मार्किंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो।
अब हमें एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन को रिकॉर्ड करना है, तब पेशेंट को वल्सल्वा मैन्योर करना है एंड इस मार्किंग को हम ट्रांसफ़र कर देंगे मास्टर कास्ट पे। पहले हम पेशेंट को बोलेंगे तुम वल्सल्वा मैन्योर करो, जैसे ही वो इस चीज़ को करेगा तो उसकी एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन जो है वो हमें मिल जाएगी जंक्शन ऑफ द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, स्लाइटली मूवेबल सॉफ्ट पैलेट के वहाँ पर। और फिर यहाँ से हम वापस जो शेलेक बेस प्लेस है उसे मुंह के अंदर रखेंगे और उसे हम मास्टर कास्ट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो ये एरिया हमें मिला एंटीरियर और पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के बीच में, ठीक है, उसे हम मास्टर कास्ट पे स्क्रैप कर लेंगे। स्क्रैप करना यानी हल्का सा हम उसे घिस लेंगे। तो किस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो मिड पैलेटाइन रेफे है, ये हमारा मिड पैलेटाइन यहाँ पर जो रेफे है, दोनों साइड पर हमें कितना रखना है, 1 से 1.5 mm तक। और जो मिड पैलेटाइन रेफे के एग्जैक्ट मिड पैलेटाइन रेफे के रीजन पर हमें 0.5 से 1 mm तक का हमको रखना है। ठीक है, किस पर? ये हम मास्टर कास्ट पे कर रहे हैं। तो देखिए फिर हमने इसको ट्रायल बेस को पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करके इन मार्किंग को मास्टर कास्ट पे ले लिया। तो पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन हमें मिल गई, हमने उसे ट्रिम कर दिया जो हमें लेंथ चाहिए। फिर हम पेशेंट को वापस बोलेंगे कि वल्सल्वा मैनोवर करने के लिए, और फिर हम वापस से उसकी मार्किंग को मुंह के अंदर इंडेलिबल पेंसिल से मार्क कर देंगे। देन मार्क करने के बाद फिर से हम शेलेक बेस प्लेस देंगे और इन मार्किंग को जब उस पे आ जाएगी तो हम उसे मास्टर कास्ट पर रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब जब उस पे होगा तो उस जगह पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। दोनों के बीच का जो एरिया हमें चाहिए एंटीरियर और पोस्टीरियर में, जो हम मास्टर कास्ट पे स्क्रैप करेंगे, वो मिड पैलेटाइन रेफे के दोनों साइड में, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 से 1.5 mm तक का दोनों साइड रहेगा और बीच में 0.5 से 1 mm तक का हमको मिलेगा। इस तरीके से हम लोग पोस्टीरियर पैलेटल सील कन्वेंशनल मेथड से करते हैं। अब क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो ये फिजियोलॉजिक टेक्निक नहीं है, ठीक है, हमें मास्टर कास्ट पे करनी पड़ रही है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक्यूरेट ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है वाइब्रेटिंग लाइन का। और यहाँ पर हमें जो कास्ट की केयरफुल स्क्रैपिंग भी करनी ज़रूरी है, और इसमें ओवर कंप्रेशन या प्रेशर लगता है टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये सारी जो हैं इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए हमारी आती है फ्लूइड वैक्स टेक्निक, ठीक है। जो मार्किंग हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन की कन्वेंशनल टेक्निक में देखी थी, वही सेम मार्किंग हम मुंह के अंदर कन्वेंशनल टेक्निक से हम मार्क कर लेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन पर, और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे इन मार्किंग को फाइनल वॉश इम्प्रेशन पर। अभी हम यहाँ पर मास्टर कास्ट पोर नहीं कर रहे हैं। कन्वेंशनल मेथड में हमने मास्टर कास्ट पोर कर दिया था और फिर उसके ऊपर हमने बेस प्लेट बनाई थी, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हम डायरेक्टली इम्प्रेशन पर ये चीज़ कर रहे हैं। जो हमारा सेकेंडरी इम्प्रेशन हमने जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल या इम्प्रेशन प्लास्टर से लिया है, जो कि सूटेबल इम्प्रेशन मटीरियल हैं, उनके ऊपर हमें क्या करना है, उनके ऊपर हमें फ्लूइड वैक्स टेक्निक को करना है ना। वाइब्रेटिंग लाइन हमें उनके ऊपर लेकर आनी है, ठीक है। हमने मार्क कर दिया। अब जैसे ही हमें यहाँ पर ये जो वाइब्रेटिंग लाइन मिली, ठीक है, ये वाइब्रेटिंग लाइन मिली, अब हम क्या करेंगे, इस एरिया पर हम क्या करेंगे, कोई भी वैक्स जो माउथ टेम्परेचर पर फ्लो करे उस वैक्स को हम एक्सेस में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पेंट कर देंगे हम उस वैक्स को, और फिर उसे कूल करेंगे, और जो इम्प्रेशन ट्रे जिसके ऊपर हमने इम्प्रेशन लिया हुआ है उसे हम इंसर्ट करेंगे पेशेंट के माउथ में, और पेशेंट को हम कंटिन्यूस बोलेंगे रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड को करने के लिए, ठीक है। उसे पीरियोडिक रोटेशनल मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे हम हेड का। और इस बात पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो वैक्स हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो माउथ टेम्परेचर पर फ्लो करेगा, वो या तो लावा वैक्स हो सकता है, या एडोप्टल वैक्स हो सकता है, या HL फिजियोलॉजिक
टूथपेस्ट हो सकता है या वैक्स नंबर 4 हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हम इसे रिकॉर्ड करते हैं तो पेशेंट का हेड जो होता है ना, ये फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पे जो उसका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होना चाहिए। ऐसा इसलिए करने से क्या होता है कि जब पेशेंट खाना खाता है या अपना हेड को वो 30 डिग्री पे बेंड करता है, तब सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन ये रहती है, जिससे क्या होता है, इंप्रेशन मटेरियल जो होता है आगे जो होता है गैग रिफ्लेक्स और नहीं होता है, और वो थ्रोट में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तब क्या करते हैं, हम उसे 30 डिग्री पर बेंड रहता है पेशेंट का हेड, और हम यहाँ पर इसे वैक्स से हमने इम्प्रेशन को पेंट कर दिया, and this impression is inserted into the patient mouth and removed after 4 to 6 minutes। ठीक है, और फिर हम उसे एग्जामिन करते हैं। जब हम एग्जामिन करते हैं तब हम क्या देखते हैं कि जो ग्लॉसी एरिया है जो टिश्यू कॉन्टैक्ट के साथ में शो करता है अगर ग्लॉसी है तो, और डल एरियाज हैं मतलब हमें अभी और वैक्स ऐड करनी है और प्रोसीजर को रिपीट करना है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट किसका हो सकता है, ग्रीन स्टिक कंपाउंड का। जब हम ग्रीन स्टिक कंपाउंड को करते हैं और डल एरियाज होता है तब वो बताता है टिश्यू कांटेक्ट, और ग्लॉसी है मतलब टिश्यू कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो उल्टा होता है उसमें। लेकिन इसमें जो वैक्स में, फ्लूइड वैक्स टेक्निक में अगर ग्लॉसी एरिया है मतलब टिश्यू कांटेक्ट हुआ है, और नहीं है तो हमें वापस प्रोसीजर को रिपीट करना है। अब जब हम फ्लूइड वैक्स को पेंट करते हैं, एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन तो हमने मार्क कर ली थी इंडेलिबल पेंसिल से, ठीक है, पेशेंट के माउथ में, और उसे हमने इम्प्रेशन पर ले लिया था एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों को। तो जब हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन पे वैक्स, हमने दोनों के बीच में जब यहाँ वैक्स को पेंट किया, तो एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन का रीजन हमें कैसा मिलेगा, नाइफ एज का मिलेगा। ठीक है, और अगर पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के इस तरफ से अगर फ्लूइड बियॉन्ड इसके जाएगा, तब हमें हॉट प्लेट से उसे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो डेंचर है उसका ओवर एक्सटेंडेड होना हमारे डेंचर की स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, तो हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ हमने क्या किया, कन्वेंशनल मेथड से पहले हमने वाइब्रेटिंग लाइंस को मुंह के अंदर मार्क कर लिया इंडेलिबल पेंसिल से, फिर इन मार्किंग्स को हमने इम्प्रेशन, सेकेंडरी इम्प्रेशन जो है या वॉश इम्प्रेशन है उस पर ट्रांसफ़र कर लिया। देन हम उसके ऊपर वैक्स अप्लाई करेंगे और इंसर्ट करेंगे पेशेंट के माउथ में, और उसे हम पीरियोडिक रोटेशनल मूवमेंट उसके हेड का करने के लिए बोलेंगे और बेंड करेंगे 30 डिग्री पे, एंड देन हम उसे रिमूव करेंगे अगर ग्लॉसी एरिया है मतलब टिश्यू कॉन्टैक्ट है, अगर डल एरिया है मतलब वैक्स हमें ऐड करनी है। अब एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के यहाँ पर रीजन पर हमें वैक्स नाइफ एज की तरह मिलेगी, और अगर पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के बियॉन्ड अगर वैक्स गई है तो हमें उसे कट करना पड़ेगा हॉट प्लेट से। ठीक है, अब फ्लूइड वैक्स टेक्निक का कन्वेंशनल मेथड्स में के ओवर अगर हम एडवांटेज देखें, एक तो ये फिजियोलॉजिक टेक्निक है, दूसरा इसमें टिश्यू कंप्रेशन भी लेस होता है, और इसमें क्या होता है, स्क्रैपिंग जो है वो हमें मास्टर कास्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जो है इसे इम्प्रेशन पर ही ले रहे हैं, है ना, सेकेंडरी इम्प्रेशन जिस पे हमने लिया उसी पर ही ले रहे हैं। तो फ्लूइड वैक्स टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये सेल्फ ही शॉर्ट नोट में आ जाती है, ठीक है, अकेले ही कोई पूछ सकता है इसको, फ्लूइड वैक्स टेक्निक को, तो ये हमें पता होना चाहिए। देन आते हैं हम आर्बिट्री स्क्रैपिंग ऑफ मास्टर कास्ट। अब क्या होता है, ये टेक्नीशियन करते हैं। कई बार हम लोग अगर डेंटिस्ट क्लियरली उसे नहीं स्क्रैप रिकॉर्ड कर पाते हैं पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया को, तब क्या होता है, आर्बिट्री नॉच्ड लाइन फॉर्म करते हैं हम इमेजिनरी पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन एरिया में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ये पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन एरिया में जो कि हेमुलर नॉचेस तक ये एक्सटेंड कर रही है, वहाँ पर हम एक नॉच्ड एरिया बना देते हैं, आर्बिट्री मतलब रफली, है ना, मतलब आर्बिट्रीली हम वहाँ पर एक लाइन, नॉच्ड लाइन बना देते हैं। बट ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें डेंचर की जो बॉर्डर्स हैं कई बार प्रॉपरली रिकॉर्ड, डिस्टल बॉर्डर के लिए प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो हम इसे इतना एक्सेप्टेबल हमारे लिए नहीं है। देन एक्सटेंडेड पैलेटल टेक्निक, अब इसे
अभी नाउअडेज बिल्कुल भी इसे नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं है ये, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो डेंचर की जो बॉर्डर होती है, ठीक है, बियॉन्ड एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ये एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है, ये पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है ना, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। तो हम डेंचर की बॉर्डर को बियॉन्ड एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन लेकर जाते हैं, तो ये अभी इतना वाइडली यूज्ड एरिया, वाइडली यूज्ड नहीं है। आफ्टर बॉर्डर मोल्डिंग ट्रे इज एक्सटेंडेड बाय एडिंग कंपाउंड। अब जब हम बॉर्डर मोल्डिंग कर लेते हैं ट्रे की, तब उसे हम ग्रीन स्टिक कंपाउंड से और उस एरिया पर ऐड करते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं और फ्लेक्स करते हैं हम हेड को 30 डिग्री पर नाउअडेज एक्सटेंडेड पैलेटल टेक्निक जो है वो इतना यूज़ में नहीं ली जाती है, ठीक है।